तो चलिए गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज सरफेस टेंशन, आर्टिकल नंबर 10.6 एनसीईआरटी में सरफेस टेंशन। तो पहले मैं अपनी तरफ से एक लाइन लिखवा देता हूं, फिर आगे देखते हैं एनसीईआरटी में कहां ये लाइन आती है। पहले तो लिख दीजिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस of a liquid column at rest. Free surface of a liquid column at rest. इसमें एक तो फ्री सरफेस को अंडरलाइन करिए, फ्री सरफेस, फिर लिक्विड कॉलम और फिर रेस्ट। तीन बातें काम की हैं। मतलब एक तो हम वैसे फ्लूइड्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर ये जो सरफेस टेंशन है ये गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा लिख दीजिए, सरफेस टेंशन इज नॉट एग्जिबिटेड बाय गैसेस, इसलिए फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये खाली लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। और अगर एक कंटेनर में ये पानी भरा हुआ है तो एक तो हाँ, ये लिक्विड कॉलम रेस्ट पर है, जो बहता हुआ पानी है, नदी का जो पानी है, फ्लोइंग वाटर डज नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। नदी का जो पानी है, बहता हुआ जो पानी है, वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता है। तालाब का जो पानी है, पॉन्ड का जो रुका हुआ है, जो बह नहीं रहा है कंटिन्यूसली, वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। और उसमें भी ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ये तनाव में नहीं, ये टेंशन में नहीं है, ये रिलैक्स्ड है, ये मस्ती से झूम रहे हैं, इनका जहां मर्जी आ रही है जा रहे हैं। पर ये जो सिर्फ बेचारे ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, ये तनाव में है, दे आर अंडर सम काइंड ऑफ टेंशन कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये तो सरफेस में है, कोई भी अटैक होगा बाहर से, मच्छर बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, कोई भी अटैक होगा बाहर से तो यहाँ होगा, यहाँ तो अटैक होगा नहीं, मच्छर यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ तो ब्रीड करेगा नहीं, जो होगा वो यहाँ होगा। एनीवे, याद रखने की बात है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट। लिक्विड कॉलम होना चाहिए और रेस्ट पे होना चाहिए, और उसकी फ्री सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में होता क्या है अभी समझते हैं। कहता है, you must have noticed that oil and water do not mix. Water wets you and me, but not ducks. Mercury does not wet glass, but water sticks to it. Mercury जो है वो कांच पे नहीं चिपकती है, पर Mercury does not wet glass, but water sticks. पानी अगर डालें कांच के ऊपर, अगर पानी डालें तो पानी तो कांच पे चिपक जाता है, और मर्क्यूरी डालेंगे तो उसका ग्लोब्यूल वहीं वैसा का वैसा रहता है ना। Oil rises up a cotton's wick in spite of gravity. कॉटन का अगर धागा डाल दें ऑयल में वर्टिकली पकड़ करके, तो ऑयल ऊपर चढ़ जाता है, हालांकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, पर फिर भी वो हो जाता है। Sap and water rises up to the top of leaves of the tree. ट्री में जो फ्लूइड्स का मोशन है, सैप और वाटर जो है वो ट्री में ऊपर तक चढ़ जाता है। वो ये सब एग्जांपल्स दे रहा है, शायद सरफेस टेंशन के इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दे रहा है कि इन सबसे क्या नेचुरल फिनोमेना आप आसपास देखने को मिलता है। Hair of a paintbrush do not cling together when dry and even when dipped in water, but form a fine tip when taken out of it. पानी के अंदर तो ब्रश के जो हेयर है वो इधर उधर फैल रहे हैं, जब आप बाहर निकालते हैं तो वो सब एकदम चिपक जाते हैं, पतला टिप बना लेते हैं, उसी टिप से हम पेंटिंग मारते हैं। Hair of a paintbrush do not cling together when dry and even when dipped in water, but form a fine tip when taken out of it. All these and many more such experiences are related with the free surface of liquids. Free surface of liquids तक तो बात आ गई। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है मैं तो इन्हें बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हार्डकोर थियरी है और मैं ऐसा बहुत ज्यादा एक तो एक्सपेक्ट नहीं करता अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन, व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन। मैं इन एग्जाम्पल्स को, इलस्ट्रेशंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं मानता। As liquids have no definite shape but have a definite volume, they acquire a free surface when poured in a container. कहता है गैसेस की तो कोई फ्री सरफेस हो भी नहीं सकती। एक बर्तन में आप गैस को ले लोगे तो गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम अवेलेबल। जितनी भी कंटेनर की वॉल्यूम है और जो कंटेनर का शेप है वह पूरी गैस का हो ही जाएगा, तो गैस में तो कोई फ्री सरफेस होती ही नहीं। कहता है
they, as liquids have no definite shape but have a definite volume, they acquire a free surface when poured in a container. उनकी तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, गैसेस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. गैसेस की वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम अवेलेबल, दैट इज गैसेस की वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. हीट के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए भी मैं लाइन लिखवा नहीं रहा, इसकी परवाह ना करें. आगे चलिए. These surfaces possess some additional energy. जो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, कहां से आई वो पता नहीं. This phenomena is known as surface tension and it is concerned with only liquids as gases do not have free surface. लाइन लिख दीजिए. चलिए. Surface tension, gases do not exhibit the property of surface tension. Gases do not exhibit the property of surface tension as they do not have any free surface. Sir, after exhibit? Gases do not exhibit the property of surface tension. Gases do not exhibit the property of surface tension as they do not have any free surface. Gases do not exhibit the property of surface tension as they do not have any free surface. एक लाइन इसने बीच में बोली थी, वो पूरी एक्सप्लेन तो नहीं है, पर मैं उसे लिखवा लेता हूं, लिख लेता हूं कि molecules in the surface possess some additional energy. ये जो मॉलिक्यूल्स और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी, अंदर के मॉलिक्यूल्स में जो भी एनर्जी है, सरफेस में मॉलिक्यूल्स में, सरफेस के मॉलिक्यूल्स में, फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स में थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है. ये एयर है और ये लिक्विड है, ये एयर है और ये लिक्विड है, और ये जो बाउंड्री है इसको हम सरफेस कह रहे हैं. जो एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो बाउंड्री है, जो इंटरफेस है, उसको हम सरफेस कह रहे हैं. और इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा है. कैसे, वो कुछ पता नहीं. आर्टिकल नंबर 10.6.1 में अब वो आपको पढ़ा रहा है सरफेस एनर्जी. सरफेस टेंशन को प्रिसाइजली हमने अभी तक डिफाइन तो नहीं किया है. सरफेस टेंशन क्या है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है. हमने उसकी वजह से देखा है कि क्या क्या एग्जांपल्स हमने कुछ देखे हैं, उसमें सरफेस टेंशन के फायदे देखे हैं, डेली लाइफ में उनके एग्जांपल्स देखे हैं. प्रॉपर्ली उसे डिफाइन नहीं किया है, बस इतना ही पता है कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट. और गैसेस में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है. सरफेस एनर्जी पढ़ रहे हैं, कहता है लिक्विड स्टेज टुगेदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ये लाइनें प्रॉपर्ली एनसीईआरटी ने लिखी तो नहीं है, पर मैं लिखवाना चाहूंगा. आप हेडिंग दे दीजिए जरा, पहले सरफेस एनर्जी के पहले हेडिंग दे दीजिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces. Number one, cohesive force between similar molecules. जैसे मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेशन का फोर्स. ये वर्ड डायरेक्टली एनसीईआरटी ने यूज नहीं किए हैं, पर शायद हम अपनी भाषा में इन्हें यूज करना चाहेंगे. ये होता है कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स. एडहेशन का फोर्स, चिपक जाना. तो एडहेशन का फोर्स है बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स. पहले मैं फोर्सेस की बात करूंगा, तभी शायद मैं किसी एनर्जी की बात कर सकता हूं. एनर्जी फोर्स से रिलेटेड है. इलास्टिसिटी के चैप्टर में हमने रिस्टोरिंग फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्सेस की बात की थी. तो जब ये अट्रैक्टिव होते हैं तो दो टाइप के होते हैं. अगर वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, उसे कोहेशन का फोर्स कहलाता है. और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, जैसे वाटर और ग्लास हो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, उसे वो एडहेशन का फोर्स कहलाता है. हम यहाँ ये लिखना चाहेंगे, लिख दीजिए
water spreads on a glass plate. Water spreads on a glass plate as a film, as a thin film. कांच की प्लेट पे अगर हम पानी को डाल देंगे तो पानी ऐसा पूरा, पानी को ऐसा रखा है तो पानी ऐसा फैल जाएगा, ये पानी ऐसा फैल जाएगा। ये ग्लास है और ये वाटर। जबकि ग्लास के ऊपर अगर मरकरी को रखेंगे तो वो काफी हद तक मरकरी ग्लोब्यूल के रूप में रहेगी, ड्रॉपलेट के रूप में रहेगी। कांच के ऊपर अगर मैं पानी को रखूंगा तो पानी एक फैल जाएगा थिन लेयर के रूप में। हम यहां पे बोलते हैं adhesion between water and glass is greater. Adhesion between water and glass is greater than cohesion between water molecules. वाटर और ग्लास के बीच में जो एडेशन है, पानी का मॉलिक्यूल कांच से ज्यादा तेज चिपकता है। पानी और पानी में चिपके रहने का ज्यादा कोई बड़ा कारण नहीं है। पानी और पानी के बीच में जो कोहेशन का फोर्स है वो कमजोर है, और पानी और कांच के बीच में जो एडेशन का फोर्स है वो स्ट्रांग है, इसलिए पानी कांच पे जाके चिपक जाता है। और इसी तरह अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी इंटैक्ट रहती है, वो ग्लास को वेट नहीं करती। मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास। वो पानी से जाके मर्क्यूरी ग्लास कांच से जाके नहीं चिपकती, बिकॉज कोहेशन बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स is greater than adhesion between mercury and glass. मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो एडेशन का फोर्स है वो थोड़ा वीक है, काफी वीक है। मर्क्यूरी ग्लास को से चिपकना नहीं चाहती। मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे मजबूत जोड़ बना के रखते हैं। इनमें आपस में कोहेशन बड़ा स्ट्रांग है, यू कैन नॉट सेपरेट देम। ये है थोड़ा सा ऐसा ही कुछ, उसने हल्का सा रीजन नहीं दिया था पर ये बातें तो की थी कि पानी कांच को भिगो देता है, क्योंकि पानी और कांच के बीच में जो एडेशन का फोर्स है वो ज्यादा है, और मर्क्यूरी कांच को नहीं भिगोता है क्योंकि मर्क्यूरी और कांच के बीच में जो मर्क्यूरी के बीच में जो कोहेशन का फोर्स है वो ज्यादा है। ओके, फोर्सेस की बात की तो शायद सरफेस एनर्जी को समझने में कुछ बेटर रहेगा हमारे लिए। If the liquid stays together because of attraction between molecules, consider a molecule well inside a liquid. The intramolecular distances are such that it is attracted to all the surrounding molecules. ये बात भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये एक मॉलिक्यूल है जो कि वेल इनसाइड है। अब इसके आसपास इसी जैसी लिक्विड के और भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके आसपास इसी जैसी लिक्विड के और भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल पे सभी तरफ जो नेट अट्रैक्शन फील हो रहा है ना, सभी तरफ इस पे, इस मॉलिक्यूल को बाकी सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इस मॉलिक्यूल को बाकी सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो गया। कोई यहाँ खींच रहा है तो कोई यहाँ खींच रहा है, कोई यहाँ खींच रहा है तो इसके ऑपोजिट यहाँ खींच रहा है। ये लाइन हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए नॉट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा ही आप पूरा लिख दीजिए कि फॉर अ मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड, for a molecule well inside the liquid, the net attractive force for a molecule well inside the liquid, the net attractive force due to all its surrounding molecules, इसके surrounding molecules के द्वारा जो net attractive force है वो जीरो है।
बाकी सारी बातें पता नहीं इसने एकदम ही काम की बात नहीं की है। कहते हैं दिस अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ये लाइन जरूर काम की है, यहाँ इससे कोई ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। बाकी हम देखना चाहते हैं जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आती है ना। ये बात ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलवेज रिजल्ट इन attractive forces always result in negative potential energy। जो attractive forces होते हैं वो negative potential energy में result करते हैं। तभी तो F का फॉर्मूला -du/dx आता था, उसमें U जो था वो potential energy था। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रेविटेशनल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इसीलिए नेगेटिव आती है। बाकी यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है वो यूजलेस है, उसे इग्नोर करें। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज द सेम। दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट टू टेक अ कलेक्शन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स एंड टू डिस्पर्स देम फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू एवापोरेट और वेपराइज। द हीट ऑफ एवापोरेशन रिक्वायर्ड इज क्वाइट लार्ज। ये बात मैं आपको हीट के ही चैप्टर में पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा है। पानी के एक मॉलिक्यूल को जब आप स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के एक पानी के एक छोटे से वॉल्यूम को, मे बी 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब आप दूर दूर भेज देते हो स्टीम बना के, तो बहुत सारी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। उसे हम हीट के चैप्टर में ही आपको पढ़ाएंगे, अभी आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आगे कह रहा है लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल नियर द सरफेस। मुझे तो नहीं लगता कि उसने शायद डायग्राम में कहा, फिगर 10.16 देखते हैं। कहता है स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड एट द सरफेस एंड बैलेंस ऑफ फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल इनसाइड अ लिक्विड में क्या हो रहा है, फोर्सेस ऑन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू अदर्स आर शोन। डायरेक्शन ऑफ एरोस इंडिकेट अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन। बी कहता है सेम फॉर अ मॉलिक्यूल एट सरफेस, और सी कहता है बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। मैं तो आपको केवल इतना पढ़ाना चाहता हूं कि जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है, जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है, उस पर आसपास के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल फोर्सेस लगा रहे हैं और उस पर नेट फोर्स 0 है। उस पर नेट अट्रैक्टिव फोर्स तो 0 है। बस इस पे भी ध्यान देना हो तो दीजिएगा, वरना ये सारी बातें जो पढ़ाई जा रही हैं एनसीईआरटी में भी, ये किसी भी काम की नहीं। कहता है लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल नियर द सरफेस। 10.16 बी में यहाँ एक मॉलिक्यूल है जो नियर द सरफेस है, ये एक मॉलिक्यूल है जो नियर द सरफेस है। हम इसके देखते हैं कि इसके बाकी मॉलिक्यूल क्या क्या कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल नियर द सरफेस, ओनली लोअर हाफ साइड ऑफ इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये बात तो सही है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ पर एयर है। ऐसा जरूर आप डायग्राम बना के लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं मॉलिक्यूल एट द सरफेस। हम अब उस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं जो सरफेस पे है। हालांकि ये डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कोर डिस्कशन है जिसपे सारी बातें होती हैं, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये डिस्कशन नहीं है। फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल नियर द सरफेस। तो इसकी जो लोअर हाफ है इट इज फिल्ड विद लिक्विड मॉलिक्यूल्स और इसका अपर हाफ है दैट इज फिल्ड विद एयर मॉलिक्यूल्स। तो जो इनका जो नेट फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा और इन मॉलिक्यूल्स का इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। शायद एयर के मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स कम लगाएंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे। Only lower half it is surrounded by liquid molecules. There is some negative potential energy due to these. वो ये जो एक नेट फोर्स तो बचेगा ना, तो नेट फोर्स है तो एक नेट पोटेंशियल एनर्जी भी है और वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। But obviously it is less than that of molecule in bulk. That is the one fully inside. Approximately it is half of the latter. ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। Thus molecules in liquid have some extra energy in comparison to molecules in the interior. बस इतना ही आपको समझना है। आपको ये सब भी कुछ नहीं करना है, ये सब भी कुछ नहीं करना है और सीधे यही बोलना है आपको, सीधे यही बोलना है। फाइनल फैसला एक लिख दीजिए। 1 स्टार आप दे सकते हैं, वो 1 स्टार लायक भी नहीं है। शाश्वत को क्या कह रहे हैं आप? सर गलती से मैंने मैसेज को मिसरीड कर लिया था, तो मैंने सोचा कि आज 7 बजे क्लास है, तो
यदि नहीं चाहे तो आप समय दे सकते हैं आधे घंटे की प्लीज। एक ही बात इतनी सी लिखनी है आपको, मॉलिक्यूल्स ऑन अ लिक्विड सरफेस, molecules on a liquid surface have some extra energy. Molecules on a liquid surface have some extra energy in comparison. Molecules on a liquid surface have some extra energy in comparison to the molecules in the interior. Have some extra energy in comparison to the molecules in the interior. बस यही फैसला है। वो कह रहा है नीचे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जितने ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्सप्लेनेशन इसकी बेकार है, काम की नहीं है, पर मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। यहाँ जो है ज्यादा मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो है, ये बात तो मैंने बता दी थी, पर वो इसने एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है। ये नेट फोर्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, और यहाँ के मॉलिक्यूल पे एक नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, पर वो नेट फोर्स की बात ही नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी ने नेट फोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है। वो ये कह रहा है यहाँ इस मॉलिक्यूल को ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे जितना ज्यादा, फिर उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण नेगेटिव होती है। तो इस मॉलिक्यूल में जो जैसे पोटेंशियल एनर्जी -10 है और इसकी -5 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई ना, ये है। ऐसे ही कुछ कहना चाह रहा है। आप सिर्फ कंक्लूजन याद करिए, आप ये मत समझिए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा नेगेटिव है। ये -10 है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -10 है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -2। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्योंकि कम है, लेस नेगेटिव है, इसलिए वो ज्यादा है। तो सिर्फ फाइनल कंक्लूजन याद रखिए, सिर्फ फाइनल कंक्लूजन याद रखिए कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और बाकी इसमें कुछ भी बात काम की नहीं। बस अब यहाँ जरूर एक अच्छी बात उसने बोली है कि लिक्विड thus tends to have the least surface area which external conditions permit। ये जरूर एक अच्छी बात उसने बोली है। आप आगे लिख दीजिए, 3 स्टार लगा के लिख दीजिए, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, free surface of a liquid column, due to the property of surface tension, free surface of a liquid column, free surface of a liquid column tends to have, free surface of a liquid column tends to have minimum surface energy. Free surface of a liquid column tends to minimize its surface energy. सर मिनिमाइज इट सरफेस एनर्जी। हाँ, मिनिमाइज इट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी वर्ड हालांकि मैंने डिफाइन नहीं किया है अभी, पर सुन लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, नेचर में हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है, इस नेचर में हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। इस दुनिया में जो कुछ भी आप अपने आप होते हुए देखते हैं, उसके होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अगर एप्पल नीचे गिरता है न्यूटन की खोपड़ी पे, तो उससे एप्पल की और अर्थ के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसा होने से उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एक लाइन 5 स्टार लगा के लिख दीजिए, एक लाइन 5 स्टार लगा के लिख दीजिए। ये इस जनरल लाइन है और कहीं भी काम आती रहेगी कि एवरी सिस्टम इन नेचर टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। Every system in nature tends to minimize its potential energy.
बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, बड़ा काम का स्टेटमेंट है। अगर कोई भी इवेंट है जो आप अपने आप होते हुए देख रहे हैं, जो अपने आप हो रहा है, जैसे एयर बबल राइजेस अप इन वाटर, एयर बबल पानी में ऊपर उठ रहा है, तो ऐसा होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। आप सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात मत करिए, एयर बबल अगर ऊपर उठ रहा है और उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसका mgh तो बढ़ रहा है, और पूरे सिस्टम की अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम कम पाएंगे। जो कुछ भी इस नेचर में होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास आते हैं, अपने आप पास आ रहे हैं, आपको पास लाने के लिए ना धक्का नहीं लगाना पड़ रहा। अगर आप कुछ वर्क करते हो तो आप जो वर्क करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगा, और अगर वो नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और अगर आप अगर उसको जो अपने आप होता है उसके अगेंस्ट कुछ करके उसे उठाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब बाहर से बस ऐसे चीजों को देख रहे हैं अपने आप होते हुए, तो उसमें उस हैपनिंग में एक कॉमन लॉ है यूनिवर्स का, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अपने आप, जो हम नहीं करते, तो इसके होने से हमारे पास रीजन हो या ना हो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और हर सिस्टम की इस नेचर में टेंडेंसी होती भी यह है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करे। जब कोई सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कर लेगा तो ही वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत कहीं हमने पढ़ा है। हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बात अगर अभी ज्यादा हो रही है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। हर सिस्टम इस नेचर में, हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की हमेशा कोशिश में रहता है, हमेशा कोशिश में रहता है। तो अभी हम केवल इतनी सी समरी देंगे, इतना सा हमने पढ़ा है, अभी तक कुछ विशेष पढ़ा नहीं है आज की क्लास में। और वो ये है कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स, जो बाहर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसने बताया यहाँ -10 है तो यहाँ -5 है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमाइज करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि ये अपना एरिया मिनिमाइज कर ले। ये बात शायद थोड़ा और कठिन है बात समझना, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, पर आप लाइन लिखिए, लाइन लिखिए। टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम, free surface of a liquid column tends to reduce its surface area. So tends to minimize its surface area. अगर सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करनी है, अगर सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करनी है तो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रहती है। बिकॉज क्या है, जो सरफेस एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स में है। अब अगर आप सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं, मतलब पहली बात तो सरफेस एनर्जी हमने अभी तक डिफाइन नहीं की, एनसीईआरटी में भी प्रॉपर डेफिनेशन आई तो नहीं है, पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, इनमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है अंदर के मॉलिक्यूलों की तुलना में, जितनी इनमें एक्स्ट्रा है वो सरफेस एनर्जी कहलाती है। कहीं ना कहीं आ रही होगी, पता नहीं, इसने शायद अलग से डिफाइन नहीं की। एक लाइन हम पहले यही लिख लेते हैं, सरफेस एनर्जी क्लियरली एनसीईआरटी ने डिफाइन नहीं की है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप अलग से एक बार लिख दीजिए कि द एक्सेस एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी in molecules at the surface, extra energy in molecules at the boundary of the two media, यानी कोई surface, extra energy, पोटेंशियल का नाम लिया था तो हम पोटेंशियल कह सकते हैं, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी in the molecules on the boundary of the two media, ये दो मीडियम है, ये एयर है और ये लिक्विड है, इसकी बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड,
as compared to the molecules inside is called surface energy. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो एनर्जी है अंदर के मॉलिक्यूल्स की तुलना में जो इनमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है कैसे आई हमें नहीं मतलब, इनमें कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। डेफिनेटली सरफेस एनर्जी will be proportional to the number of molecules forming the surface. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें सरफेस एनर्जी टोटल मिला के उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये लाइन लिखिए, सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सरफेस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सरफेस। अगर एक जगह सरफेस ये है और एक जगह सरफेस ये है, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, सपोज ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो डेफिनेटली सरफेस 2 में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो ज्यादा है, या लिक्विड के और एयर के मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में आ रहे हैं वो ज्यादा है। इस सिस्टम की सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी और इस सिस्टम की सरफेस एनर्जी कम होगी। हमने देखा कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। एंड दैट सरफेस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एरिया फॉर्मिंग द सरफेस। अगर इतना सा एरिया सरफेस बना रहा है तो यहाँ सरफेस एनर्जी कम है, और यहाँ ज्यादा बड़ा एरिया सरफेस बना रहा है तो यहाँ सरफेस एनर्जी ज्यादा है। कुछ भी विशेष काम की बात अभी तक पूरी क्लास में हुई ही नहीं। Nothing worthwhile has been taught. NCERT की लाइनें पढ़ रहे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं, वरना सब उड़ा देते। अब हम आपको जरूर, हाँ, एक ही काम की बात हुई है कि इस नेचर में जो कुछ भी होता है अपने आप उसके होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो और ये भी एक और बात, दूसरी बात है ये कि एवरी सिस्टम इन दिस नेचर टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सब अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए जैसे एप्पल टूटता है वो नीचे गिरता है तुरंत, देयर इज नो डिले। एवरी सिस्टम इन दिस नेचर टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जैसे ही एक फिल्म बनी, एक लिक्विड आपने एक बीकर में पोर की, और जैसे वो फिल्म रेस्ट पे आई, सरफेस बनी, उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हुई, अब वो सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करनी है। और सरफेस एनर्जी एरिया पे डिपेंड करती है, तो एरिया मिनिमाइज करना, ये लाइन लिख दीजिए। तो मिनिमाइज सरफेस एनर्जी, द लिक्विड कॉलम एट रेस्ट, ऑफ कोर्स हमेशा एट रेस्ट की बात तो हम कर ही रहे हैं। द लिक्विड कॉलम एट रेस्ट tends to minimize its surface area. The liquid column tends to minimize its surface area. Basically, मैंने ये कहा, potential energy of molecules at free surface is more. जो पहले हमने पढ़ा सरफेस टेंशन, इसमें तो कुछ 10.6, इसमें तो कुछ समझाया ही नहीं। सरफेस एनर्जी में ही कुछ बातें आ रही हैं। पहली बात मैंने कहा कि रीजनों से मतलब नहीं है मुझे, पोटेंशियल जो मॉलिक्यूल्स एट फ्री सरफेस इज मोर। दूसरी बात है, एवरी सिस्टम टेंड्स टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। Every system tends to minimize potential energy. फिर potential energy of a free surface is proportional to area in a number of molecules. भाई एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस बना रहे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सरफेस। ये पूरा कचरा ही है जो अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी भी काम का नहीं है और पूरी तरह इग्नोर भी किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री सरफेस प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फाइनल बात ये है, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी फ्री सरफेस
of a liquid column, of course, at rest. Free surface of a liquid column at rest. देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लैंग्वेज यूज की है लास्ट में, सिर्फ एक स्टेटमेंट उसने दे दिया है, बट a liquid thus tends to have the least surface area, बस to minimize potential energy, free surface of a liquid column tends to have the least surface area, बस ये फाइनल फैसला काम का है। थोड़ा बहुत कुछ पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम टेंड्स टू हैव लीस्ट सरफेस एरिया। हमें रीजंस नहीं चाहिए, हमें बस ये पता होना चाहिए कि फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम टेंड्स टू हैव लीस्ट सरफेस एरिया, बस इतना पता होना चाहिए। इनके रीजन आपके किसी भी काम के नहीं है, ये सब कचरा है। इस बहाने एक आध 5 स्टार के पॉइंट हमने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, बाकी सब कचरा है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम जो है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सर फोर्थ वैल्यू कितने स्टार्स देने चाहिए? बस उसी लाइन पे ही केवल इस लाइन पे टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया पे 2 स्टार, tends to minimize its surface area. Most surface phenomena can be understood in terms of this fact. What is the energy required for having a molecule at the surface? क्या अंदर से सरफेस पे एक मॉलिक्यूल को लाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? As mentioned above, roughly it is half of the energy required to remove it entirely from the liquid. That is half the heat of evaporation. ये लाइन में लिखवा देता हूं, चलिए। जेई मेन में एक बार 2013 में इस पे न्यूमेरिकल आया तो है, पर मैं बहुत ही ज्यादा एडवांस मानता हूं, मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता। आप एक क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, जानकारी के रूप में लिख दीजिए आप, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल एट द surface. Energy required to bring a molecule at the surface is half the heat of evaporation. Energy required to bring a molecule at the surface is half the heat of evaporation. जो heat of evaporation है, इसके बारे में बातें मैं आपसे heat के चैप्टर में ही बात करूंगा। ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, पर मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता। शुरू में तो कम से कम इंपॉर्टेंट नहीं मानना चाहिए, नहीं तो असली जो बातें अभी आई ही नहीं है, असली जो बातें हैं वो तो अभी आनी है। अभी तो हमने इसमें से एक भी काम की बात ढंग से पढ़ी ही नहीं है कायदे से। इन बातों पे हम ज्यादा ध्यान ना दें, नहीं तो कोर जो डिस्कशन है वहां हमारा वीक हो जाएगा। ऑलरेडी पहले हम अपना कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट लूज कर चुके होंगे। टोटली नॉनसेंस बातें यहाँ हो रही हैं। कहता है फाइनली व्हाट इज द सरफेस। अभी सरफेस डिफाइन करने चले हैं सब करने के बाद। कहता सिंस अ लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अबाउट, there cannot be a perfectly sharp surface. लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े बहुत तो उचकते कूदते रहते ही हैं, एक शार्प सरफेस तो नहीं होती है। अगर सवेरे 4 बजे आप किसी तालाब के पास जाएं और अच्छी बढ़िया ठंड पड़ रही हो, ठंड के दिनों में 4 बजे आप जाएं और कार से बीम मारें आप, तो आप वहां देखेंगे कि अच्छा खासा फॉग है ऊपर, मतलब पूरे में कोहरा तो नहीं है, पर तालाब के जस्ट ऊपर, क्योंकि तालाब का जो टेम्परेचर है वो पानी का फिर भी ज्यादा है और हवा का टेम्परेचर कम है। यस सर। तो एवोपोरेशन हल्का सा दिखेगा आपको, बड़ा सुंदर सीन होता है, एवोपोरेशन हल्का सा आपको दिखेगा। तो कह रहा शार्प बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। सिंस अ लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अबाउट, देयर कैन नॉट बी अ परफेक्टली शार्प सरफेस। पर अब इस बात का एग्जाम से क्या लेना देना, हम यहाँ कुछ एंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मजे लेके नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सीधे मार्क्स चाहिए। इनका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, इनमें कोई हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, और इसके लिए हमें सवेरे 4 बजे उठ के तालाब पे जाना भी नहीं है। The density of the liquid molecules drops rapidly to zero around
Z is equal to 0 as we move along the direction indicated. वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ तो पानी की डेंसिटी है, यहाँ पानी डेंस है डेंस है डेंस है डेंस है डेंस है, और यहाँ अचानक पानी की डेंसिटी करीब करीब 0 ही हो गई। डेंसिटी जो है एयर वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो अचानक जब आप पानी के सरफेस के बाहर आए तो वो 0 ही हो गई, ड्रॉप्स रैपिडली टू 0, है ना। वी मूव अराउंड द डायरेक्शन इंडिकेटेड इन अ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मॉलिक्यूलर साइजेस। तो यहाँ तक इसने कोई भी काम की बात की नहीं है, और मैं आपको आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक चीज जरूर आपसे यहाँ कह देना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी को कहना चाहिए था, कि गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम किसका होता है, ये क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए। आगे आएंगी ये बातें, पर हम इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फॉर अ गिवन वॉल्यूम जैसे ऑफ कॉपर की बात कर लेते हैं, फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ कॉपर विच शेप विल हैव लीस्ट सरफेस एरिया, for a given volume of copper which shape will have least surface area? Number 1 sphere, number 2 cube. वॉल्यूम सेम है, सरफेस एरिया कम किसका होगा? अभी आपको कितना भी लगे कि आपको आता है, और मैथमेटिकल प्रूफ तो इसका थोड़ा सा टफ है, कितना भी लगे आपको आता है, पर एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो ही सकते हैं। अगर वॉल्यूम सेम है क्यूब की, तो जो L क्यूब है, अगर स्फीयर की बात करें तो वो 4/3 पाई r क्यूब के बराबर है। और अगर मैं एरिया ऑफ क्यूब अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर निकालूं तो ये हो जाएगा 6L² अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब आप L और R में से यहाँ कुछ एलिमिनेट करके देखना, क्यूब का एरिया थोड़ा ज्यादा आएगा। अब आप यहाँ से R को एलिमिनेट कर देना और L का ही टर्म लाने देना, बचाने देना, ताकि L और L ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाए। मैं इस डेरिवेशन के भी बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, पर मैं ऐसा डायग्राम बनाना चाहता हूँ। इसको आप ऐसा याद रखिए कि अगर वॉल्यूम सेम है, मैंने तो जानबूझ के आपको आप कहेंगे यहाँ वॉल्यूम सेम तो नहीं दिख रही है, पर मैं कहता हूँ जानबूझ के आप डायग्राम ऐसा ही बनाइए और कह दीजिए कि दिख तो नहीं रहा है पर वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है और एरिया इसका ज्यादा है, इसका एरिया कम है। ये आपको याद रखना है किसी तरह से, विदाउट मैथमेटिकल सपोर्ट। अगर वॉल्यूम सेम है और आप उसे पूरा मोड़ते ही चले जाओगे तो सारा का सारा माल अंदर घुस जाएगा, एरिया कम बचेगा। और अगर आप एक शेप दोगे, यहाँ पे एक शेप दे रहे हो, तो सारा माल अंदर नहीं घुसा, ये माल जो है जो अंदर यहाँ जा सकता था वो एक्स्ट्रा ऐसा एरिया ले रहा है। इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। वॉल्यूम तो सेम है पर पूरा मोड़ते ही चले जाओगे तो एरिया इसका कम होगा। खोपड़ी हमारी भगवान ने स्फेरिकल बनाई है मोटे तौर पे, ऐसी नहीं बनाई है। ये ऐसा शेप खोपड़ी का नहीं होता जो कंप्यूटर का शेप है, क्योंकि उसको एरिया यहाँ कम चाहिए ना भाई। एरिया कम चाहिए इसलिए हमारी खोपड़ी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे तो हम रोबोट की और कंप्यूटर की खोपड़ी को डिनोट करते हैं। एरिया कम चाहिए गिवन वॉल्यूम के लिए, एरिया इज मिनिमम। गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया इज मिनिमम फॉर अ स्फीयर। ये लाइन 5 स्टार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया, सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर अ स्फीयर। इसलिए मैं फाइनल बात कहना चाहता हूं जो आगे कहीं आपसे पढ़ाएगा, और मैं लास्ट बात आज से कर रहा हूं आपसे, कि सरफेस टेंशन के कारण जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉलम होती है दैट टेंड्स टू बिकम स्फेरिकल। उसको अपना एरिया मिनिमाइज करना है क्योंकि सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करनी है। ये फाइनल फैसला लिख दीजिए, फाइनल फैसला लिख दीजिए। ड्यू टू सरफेस टेंशन free surface of a liquid column tends to become spherical in shape.
पूरा रीजन भी चाहिए, हमें रीजन नहीं चाहिए, हमें ये फैक्ट चाहिए खाली, इसमें हमें कंफ्यूजन ना हो। तो मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसी कुछ बात। Free surface of a liquid column tends to become spherical in shape. For example, हम आपको बाद में और पढ़ाएंगे और ज्यादा क्लियरली। रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें हैं जब वो बादल में से टूटती हैं तो बूंद बनती हैं, वो ऐसा अलंगा बन के नहीं गिरती हैं, क्यूबिकल शेप में नहीं गिरती हैं, क्योंकि उनको अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करनी है। और गिवन वॉल्यूम के लिए और पोटेंशियल एनर्जी एरिया पे डिपेंड करती है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझा। पोटेंशियल एनर्जी एरिया पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। ज्यादा मॉलिक्यूल तो तभी एयर के एक्सपोज होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ज्यादा कांटेक्ट में होंगे। ये ज्यादा मॉलिक्यूल है, ये कम मॉलिक्यूल है। एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल है इनमें एनर्जी। तो अगर यहाँ पे ये एरिया कम हो जाए किसी तरह से, अगर ये एरिया कम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। या अभी कुछ डाउट्स होंगे हो सकता है आपके मन में, और वो आने वाली क्लास में क्लियर हो जाएंगे। अभी तो बस आप इतना सही कुछ हल्का सा याद रख सकते हैं कि भाई हर सिस्टम में टेंडेंसी होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। तो फ्री सरफेस में टेंडेंसी होगी अपने सरफेस में जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की। और पोटेंशियल एनर्जी इनकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सरफेस पर। पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सरफेस। और यहाँ जब सरफेस कम करनी है तो एरिया कम करना होगा, और एरिया कम करना है तो शेप स्फेरिकल ऑब्टेन करना पड़ता है। ये मैं समझता हूँ कि अभी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, बट दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, गुड लक।